तो मैंने कल जब नेतृत्वकर्ता के गुण बताए थे उस टाइम पे आपको एक बात बताई थी, जो भी नेतृत्वकर्ता के गुण होते हैं वे सभी गुण एक अच्छे शिक्षक के भी होते हैं, एक अच्छे छात्र के भी होते हैं, एक अच्छे भाई के भी होते हैं, अच्छी बहन के भी होते हैं, अच्छे पिता के भी होते हैं, अच्छी माता के भी होते हैं। मतलब वो सभी के गुण होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी ना। तो किसी भी टॉपिक में अगर वो गुण आ जाएं, 13 गुण हमने पढ़े थे, अगर किसी भी टॉपिक में वो गुण आ जाएं तो हमको क्या मानना है, सही है। ये कौन कौन से गुण थे एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहला है ईमानदारी। क्या सभी को ईमानदार होना चाहिए या नहीं? सभी को होना चाहिए, एक शिक्षक को भी ईमानदार होना चाहिए। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक अभिवृत्ति। अपना 6वां टॉपिक है व्यावसायिक अभिवृत्ति, मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड। जिस दिन स्टार्टिंग की थी क्लास की उस दिन मैंने आपको बताया था एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर बताया था, याद है अब तक? नहीं है? एक बार और बताऊं। एक शब्द होता है एटीट्यूड, क्या होता है? एटीट्यूड। और एक शब्द होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दो शब्द हैं। पहले वाले शब्द का मतलब क्या है? अभिवृत्ति। क्या है? अभिवृत्ति। और दूसरे वाले शब्द का मतलब क्या है? अभिक्षमता। क्या है? अभिक्षमता। या इन दोनों का एक कॉमन, जो इनको हम जब जोड़ते हैं, आपने एक बात सुनी है अहंकार। अहंकार सुनिए ना, सबसे ज्यादा अहंकार कौन था? रावण था, ये सुनते हैं ना। तो जैसे अहंकार और एक शब्द होता है स्वाभिमान, है ना, कॉन्फिडेंस होता है एक, तो एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो अहंकार किसको बोलते हैं हम? ओवर कॉन्फिडेंस को ही तो बोलते हैं। तो अहंकार में और स्वाभिमान में कितना अंतर है? मैं अगर अपने हकों के लिए अपने आप को श्रेष्ठ बताऊं तो ये तो क्या है? मेरा स्वाभिमान है। और मैं मेरे को श्रेष्ठ बता के और सभी को नीचा दे, ये क्या है? मेरा अहंकार। दोनों में हो क्या रहा है? श्रेष्ठ बताया जा रहा है। दोनों स्थितियों में खुद को श्रेष्ठ बताया जा रहा है ना। तो ऐसे ही जो ये दोनों शब्द हैं इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अगर इन दोनों को एक हम लिखना चाहें तो एक शब्द है रुचि। क्या है? रुचि। रुचि शब्द को लिखने के बाद इन दोनों का मतलब लगभग सेम हो जाता है। ठीक है? जैसे अभिरुचि हम एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं ना, अभिक्षमता या अभिरुचि, है ना। ऐसे ही जब हम एटीट्यूड को पढ़ते हैं तो कहीं कहीं इसके स्थान पर भी हम अभिरुचि लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अभिवृत्ति है इसका अर्थ। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति हम किसको बोलते हैं? नेचर को हम वृत्ति बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नेचर को। मतलब किसी आदमी का नेचर कैसा है, इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, इस आदमी की वृत्ति ऐसी है। समझ में आई? जैसे हम ये बोल सकते हैं इस आदमी का नेचर अच्छा है, ऐसे ही हम बोल सकते हैं इस आदमी का नजरिया अच्छा है। नजरिया को हम क्या बोल सकते हैं? दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। तो एटीट्यूड जो शब्द है इसका अर्थ एक तो निकलता है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, एक निकलता है नजरिया, एक निकलता है वृत्ति। क्या निकलता है? वृत्ति। अब वृत्ति को हम अभिवृत्ति क्यों लिखते हैं ये बात भी मैंने आपको उस दिन बताई थी कि अभी जो शब्द है ये किसी पर्टिकुलर अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो जुड़ता है। मतलब जैसे हम कहें इस आदमी की वृत्ति ऐसी है, ठीक है, एक तो हम ये कहें, एक हम कहें इस आदमी की शैक्षणिक वृत्ति, शैक्षणिक वृत्ति। जहां हम शैक्षणिक शब्द पहले लगा देंगे, किसी भी क्षेत्र का नाम लगा देंगे, जैसे कोई आदमी है, कोई किसान है, ठीक है, तो किसान की खेतों के प्रति कोई ना कोई वृत्ति होती है, दृष्टिकोण होता है क्या नहीं होता है? क्या किसान का भगवान के प्रति कोई दृष्टिकोण होता है या नहीं होता है? होता है। आदमी के प्रति दृष्टिकोण होता है नहीं होता है? जब हम सभी क्षेत्रों की एक साथ बात करते हैं, सभी क्षेत्रों की, तो हम क्या शब्द बोलते हैं? वृत्ति।
क्या बोलते हैं? वृत्ति। और जब हम उसमें से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे किसी किसान का खेतों के प्रति दृष्टिकोण, उस जगह हम क्या यूज करेंगे? अभिवृत्ति। समझ में आई? जैसे दूसरा उदाहरण लेता हूं। आप शिक्षक बनोगे सभी, है ना? तो शिक्षक बनोगे उस टाइम पे क्या आपकी पॉलिटिकल कोई रुचि नहीं होगी, कोई वृत्ति नहीं होगी? पॉलिटिकल दृष्टिकोण होगा या नहीं होगा आपका? किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी है, बात आप सोचोगे ना। उसके बाद विद्यार्थियों को देखोगे, या मतलब और किसी आदमी को, औरत को, किसी को भी देखोगे, तो उसके प्रति आपका कोई दृष्टिकोण होगा या नहीं होगा? होगा ना। सभी के प्रति कोई ना कोई दृष्टिकोण होगा। लेकिन जब हम पर्टिकुलर आपके व्यवसाय की बात करेंगे, आपका व्यवसाय क्या होगा जब आप शिक्षक होगे? शिक्षा ही तो होगा आपका व्यवसाय। तो केवल जब हम शिक्षा के क्षेत्र की आपकी वृत्ति की बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे शब्द में? अभिवृत्ति। समझ में आया? दूसरा लेता हूं, चलो। ऐसा लग रहा है समझ नहीं आया। साइंस सभी ने पढ़ी है 10वीं तक, 10वीं तक, है ना? तो क्रियाएं होती हैं, केमिस्ट्री में क्रियाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं ना। अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, केवल क्रिया क्यों नहीं बोलते? उसका रीजन ये है, जैसे कोई तत्व है, जैसे O2, ऑक्सीजन, वो जल कैसे बनता है भाई? H+O2, यही होता है क्या? और कोई फॉर्मूला है? H+H2+O2, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, है ना? अरे वो तो फिर फाइनल बनता है ना H2O, है ना? बाद में कोई और चीज निकलेगी। तो अब सुनो, ये हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की क्रिया हुई है ना, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर्टिकुलर इन दो के बीच में बात है ना? ऑक्सीजन की पर्टिकुलर एक किसी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया की बात कर रहे हैं, तो उस जगह हम क्या लगा देंगे? अभिक्रिया। ठीक है। बाकी जो ऑक्सीजन है वो और सभी तत्वों के साथ भी क्रिया करती है, उस टाइम पे हम बोलेंगे क्रिया करती है सभी तत्वों के साथ। लेकिन यहां किसी भी तत्व पर अगर ये ना हो, इसकी जगह कोई और तत्व आ जाए, फिर भी क्या होगा? रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया होगी। अभी का समझ में आया? अभी शब्द क्यों लगाते हैं? अभी शब्द क्यों लगाते हैं, समझ में आया नहीं आया? मतलब हर क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो अभी नहीं लगाएंगे, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे? अभी लगा देंगे। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? एटीट्यूड का अर्थ आप समझ में आया? दृष्टिकोण, नजरिया, वृत्ति। अब हम स्पेशल किसी क्षेत्र की बात करेंगे तो वृत्ति के आगे क्या लगा देंगे? अभिवृत्ति। ठीक है, यहां तक समझ में आई? और एप्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है? अभिक्षमता। एक किसी चीज को देखने का अपना नजरिया, दूसरा किसी क्षेत्र में कार्य करने की हमारी एबिलिटी, मतलब हमारी क्षमता। आप शिक्षक बनोगे तो पढ़ाना आपकी क्या होगी? क्षमता होगी ना। और पढ़ाने का नजरिया है, तरीका है, वो क्या होगी? आपकी वृत्ति होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? अभिवृत्ति। समझ में आई? ठीक है। ये सभी गुण आपको याद रहने चाहिए, ये सभी गुण होने चाहिए इसमें। ठीक है, क्योंकि अगली जो स्लाइड है उसमें मैंने और सभी गुण, जो ये गुण है, दोबारा से मेंशन नहीं किए हैं। ये आपको अभी से एक बार याद रखने हैं। ठीक है। वैसे उत्तम ना है, कोई सा पानी ले यार, थोड़ा सा पानी ले, थोड़ा सा। आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? प्रोफेशनल एटीट्यूड, व्यावसायिक अभिवृत्ति। मतलब किसी भी आदमी की व्यवसाय के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, कैसी वृत्ति है, इस बारे में बात करें। अब हमारा व्यवसाय क्या होगा? आपका व्यवसाय क्या होगा? क्या होगा आपका व्यवसाय? शिक्षा का क्षेत्र होगा ना, शिक्षक बनोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी जो वृत्ति है उसके बारे में देखते हैं।
हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी वृत्ति मतलब आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए जब आप शिक्षक बने। ठीक है, सबसे पहली बात, जो पिछले वाली स्लाइड में गुण थे वो सभी गुण होने चाहिए, ये बात आप मानते हो, ये तो हर किसी में होने चाहिए। अब स्पेशली क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसमें इसकी परिभाषा लिखी हुई है, किसी व्यक्ति का अपने व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण। अगर आपके व्यवसाय की बात करें तो एक शिक्षक का शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टिकोण। ठीक है, उसके बाद या अपने व्यवसाय में रुचि ही व्यवसायिक अभिवृत्ति है। अभी मैंने जब दोनों शब्द लिखे थे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, तब आपको बताया था दोनों को अगर हम सिमिलर करना चाहें तो एक शब्द जुड़ता है रुचि, है ना। जब रुचि शब्द हम लिख देते हैं तो दोनों सिमिलर से, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब आप शिक्षक बनोगे क्या केवल दृष्टिकोण से काम चल जाएगा, आपकी क्षमताएं भी तो होनी चाहिए ना, तो क्षमताएं भी होनी चाहिए और आपका दृष्टिकोण भी होना चाहिए। अच्छा, अब वो क्या होता है ये हम देखेंगे। अब व्यवसायिक अभिवृत्ति के आवश्यक तत्व, अब ये किस व्यवसाय की बात चल रही है, शिक्षा के व्यवसाय की। सबसे पहला तत्व है विषय का पूर्ण ज्ञाता। आप जिस भी विषय के शिक्षक बनोगे आपको अपनी विषय की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको शिक्षक बनने से पहले उस विषय को बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है आप सीधे सिलेक्शन हो जाए और वहां बालकों को आते रहो, गिनती सिखाते रहो, है ना। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनो उस सब्जेक्ट की सबसे पहले आपको गहन जानकारी होनी चाहिए, गहन नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाने जाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मनोविज्ञान का ज्ञाता। देखो अभी से आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये सब्जेक्ट कौन सी है, कौन सी सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, कौन सी विषय का एक हिस्सा है, साइकोलॉजी का हिस्सा है। साइकोलॉजी का एक, जैसे आपके 7 टॉपिक है ना, तो ये समझ लो साइकोलॉजी के किसी 2 टॉपिकों के, 2 टॉपिक है कोई, उन 2 टॉपिकों के 2 3 4 पॉइंट हैं ये बस। ये असली साइकोलॉजी ये नहीं है, ये साइकोलॉजी के केवल कुछ बिंदु हैं जिनको हवा हवा में बता देते हैं साइकोलॉजी पढ़ते हैं जब, है ना। साइकोलॉजी का ज्ञान क्यों होना चाहिए, साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए। आप क्या बनोगे, शिक्षक बनोगे। शिक्षक का काम क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना। जो मनोविज्ञान का काम क्या है, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, यही तो विज्ञान है। जब आपको साइकोलॉजी का ज्ञान होगा, मनोविज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान होगा, उस समय आप ये समझ पाओगे कि आप जैसे 100 बच्चे आपके सामने बैठे हैं, तो आप ये समझ पाओगे कि इस एक बच्चे के समझ में नहीं आई, बाकी 99 के समझ में आ गई। ये आप अपने समझ जाओगे इस बात को जब आप साइकोलॉजी का ज्ञान ले लोगे, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं ना वो बता देते हैं कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो आप बच्चों को सोचने से मारने की नहीं सोचेंगे, है ना। मनोविज्ञान हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा को क्या करता है, प्रेरित करता है, मतलब बालकों के हिसाब से ही उनको पढ़ाओगे, है ना। इसका मैं एग्जांपल देके बताता हूं मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है, ये बताऊं आपको मैं। हम कौन सी विषय पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अभी आप एक बात बताओ, उत्तम मेरे लिए क्या लेके आया, पानी लेके आया, ठीक है। अब ये जो पानी है ये कहां से आया, कहां से आया, कैंपर से आया। कैंपर में कहां से आया, जोर से, अच्छा ड्राम वाला अंकल लेके जाए। ड्राम वाला अंकल कहां से लेके आवे, नल मतलब या कोई बोरिंग से लेके आता है, ठीक है। अब नल और बोरिंग से जो पानी निकलता है क्या केवल पीने के काम आता है, पीने के साथ साथ और क्या काम आता है, अच्छा और क्या काम आता है, खेतों में सिंचाई करने के काम आता है या नहीं आता है,
आता है ना? अच्छी बात है, मान लिया आपकी बात। और खेतों में सिंचाई कौन कौन से साधनों से हो सकती है? मतलब आप बोल रहे हो कुएं से, नलकूप से और नहरों से, है ना? यही बोल रहे हो ना आप? ठीक है। अब आप एक बात, हमारे, आप गाँव डीग जिले में हो ना, हमारे यहां से कितनी नहरें गुजरती हैं? एक नहर गुजरती है ना? कौन सी नहर गुजरती है? नहीं पता? चलो ठीक है, हमारे यहाँ की नहर का आपको नाम नहीं पता, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, है ना? उसी के साथ साथ हमारे और पास के जो जिले, उनसे कौन कौन सी नहरें निकलती हैं? वो जो नहरें हैं वो कौन सी नदियों से बनती हैं? भाई नहरें को डायरेक्ट थोड़ी निकल जाएंगी, किसी नदी से तो निकलेंगी ना। नदी कहां से आती हैं? लगभग नदियां पहाड़ों से या हिमालय से निकलती हैं। तो ऐसे करके सभी नदियों के बारे में चर्चा करने को तो नहीं है ना? ठीक है। हाँ, तो हमारे यहाँ डीग में जो नहर निकलती है उसका नाम क्या है? गुड़गांव केनाल। क्या नाम है? गुड़गांव केनाल। अब जो गुड़गांव केनाल है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है ओखला दिल्ली से। कहां से? ओखला दिल्ली से। ओखला नाम की एक जगह है दिल्ली में। कौन सी नदी से निकलती है? यमुना नदी से निकलती है। ठीक है। अब यमुना नदी का ओरिजिन कहां है? नहीं पता? यमुनोत्री। बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम यहाँ तक पहुंचे। अब हम ऐसे गंगा का भी जान सकते हैं और नदियों का भी जान सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, मैं कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा था? टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था ना? अभी हम क्या पढ़ने लग गए? ज्योग्राफी। आपका कोई इंटरेस्ट था कि ये आपको जो, लेकिन आप पढ़ने लग गए या नहीं पढ़ने लगे? और मैं ज्यादा विस्तार में ले जाता तो आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाते या नहीं? ये होता है मनोविज्ञान का ज्ञान। तो एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बच्चों के मन में है कि हमें पढ़ना नहीं है ना? तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा कर देते हैं टीचर। क्या कर देते हैं? जिज्ञासा। जैसे आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा हुई कि डीग से कौन सी नहर निकलती है, इसका पता तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ऐसे जो जिज्ञासा पैदा होती है, इससे जो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में हमारी क्या बन जाती है? रुचि बन जाती है और हम पढ़ने लग जाते हैं। ये जो रुचि बनाने का काम है ये कहां से आता है? मनोविज्ञान से। इसलिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा उदाहरण दूं, है ना? आप तो पकड़ जाओगे कि आप वहां ले जाएंगे, है ना? जैसे मेरे को जानवर पढ़ाने होते हैं आपको, है ना? जानवरों के बारे में अब मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। नहीं, मैं पहले नहीं बताता। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं नदियों के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही मैं आपको कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ के आपको कहां ले जाता? जानवरों पर। और मैं आपको जानवरों को पढ़ाने लग जाता। आपकी क्यूरियोसिटी, मतलब आपकी जिज्ञासा भी बन जाती कि हमें जानवरों के बारे में जानना है। ठीक है। ये विज्ञान का ज्ञान। समझ में आई बात? कोई ऐसा है जिसके समझ ना आई हो? समझ में आई? आपके आई? आपसे जो आ गए आपके आई? क्या हो गया? प्रॉब्लम है कोई? तो सीधे बैठ जाओ आराम से। उसके बाद अब ये बात समझ में आई, मतलब विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए सबसे पहली बात तो, है ना? अगर विषय का पूर्ण ज्ञाता नहीं होगा तो अगर थोड़े बड़े होंगे बच्चे तो उसको भगा सकते हैं टीचर को क्लास में से, है ना? अगर बच्चे ही टीचर से ज्यादा जानते होंगे तो क्यों ही पढ़ेंगे उससे, है कि नहीं? उसके बाद अगर विषय का ज्ञान भी थोड़ा बहुत कम है ना, अगर विषय का ज्ञान थोड़ा बहुत कम है और विज्ञान का ज्ञान कंप्लीट है, तो भी शिक्षक पढ़ाने के लायक है। क्योंकि विषय का ज्ञान इतना जरूरी नहीं है जितना मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है। ठीक है। समझाने का तरीका आना जरूरी है। अब वो भी बात आएगी आगे, है ना? तो अगला क्या है? व्यावसायिक प्रशिक्षण। मतलब एक शिक्षक है वो व्यावसायिक रूप से कैसा होना चाहिए? प्रशिक्षित, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग पढ़ाने की नहीं ली। अब ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या होती है आप जानते हैं क्या? नहीं जानते? नहीं जानते? अब आप इस चीज की तैयारी कर रहे हो,
BSTC, इसी का दूसरा नाम क्या है? डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED, है ना, इसी का दूसरा नाम है। BSTC का मतलब क्या है? बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, BSTC या DLED। अब जो आप DLED करोगे 2 साल की होती है ना ये DLED, तो 2 साल आप क्या करोगे? आपको जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज के नाम में एक शब्द लिखा होगा, TT कॉलेज। क्या लिखा होगा? कोई भी जो उसका नाम है, कोई भी जो नाम है, उसके बाद क्या लिखा होगा? TT कॉलेज। जैसे अपने यहां डी में कौन सा है? बजरंग है ना, तो बजरंग TT कॉलेज। ऐसे करके कोई भी नाम होगा उसके पीछे क्या लगा होगा? TT कॉलेज। TT कॉलेज का मतलब क्या होता है? टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। तो टीचरों की क्या होती है यहाँ पे? ट्रेनिंग होती है। और मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? व्यावसायिक प्रशिक्षण, मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो प्रोफेशन क्या है? आपका शिक्षण है, उसकी क्या होगी? ट्रेनिंग। कहां होगी? जब आप DLED करोगे या PTET करोगे तो उस टाइम पे क्या होगी? आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। यही होता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। मतलब कोई भी जो शिक्षक है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने व्यावसायिक ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि जो व्यावसायिक ट्रेनिंग लेते हैं वो इन बातों को, मनोविज्ञान का ज्ञान वहां बहुत अच्छे से हो जाता है, उसके साथ साथ शिक्षण विधियां वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में उनकी नॉलेज बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिन स्कूलों में आप देखते होंगे ज्यादातर प्राइवेट स्कूल, जो अब तो फिर भी लग गए टीचर ट्रेनिंग करे हुए टीचर, नहीं अब तक क्या होता था, जो सरकार प्राइवेट स्कूल होते थे उनमें जो शिक्षक लगते थे वो ऐसे ही लग जाते थे, जैसे 12th पास कर ली या मतलब ग्रेजुएशन पास कर ली तो उसके बाद वो होशियार है ना, होशियार है तो वो 8वीं तक के और 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने लग जाते थे। ऐसा होता था या नहीं होता था? होता था ना। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये थी, जो हमारी जो शिक्षा आज जो चल रही है ना, इसका स्तर गिरा है ना, अब तो सुधरने लग गया है लेकिन शिक्षा का स्तर थोड़ा गिरा हुआ, आप मानते थे ना। इसका कारण क्या था? योग्य अध्यापकों की कमी। हमने पढ़ा भी था, है ना, एक उत्तर में पढ़ा था, कोई प्रश्न पढ़ा था हमने, है ना, योग्य अध्यापकों की कमी। योग्य अध्यापक कौन है, कौन नहीं है? अयोग्य कौन है? जिनके अंदर ये गुण नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर ये गुण नहीं है वो कैसे अध्यापक हैं? अयोग्य। इसी के कारण शिक्षा का स्तर गिरता है, ठीक है। उसके बाद अगला है शिक्षण विधियों का ज्ञान। अब शिक्षण विधियां आप जानते हैं क्या होती हैं? जैसे मैं नाम लूं, एक आगमन शिक्षण विधि है, उसका नाम है आगमन। क्या नाम है? आगमन। आगमन। और एक दूसरी शिक्षण विधि है जिसका नाम है निगमन, है ना। अब ये जो निगमन है ये तो दी है प्लेटो ने, और जो आगमन है वो दी है अरस्तु ने। आपके पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये शिक्षण विधि से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। केवल ये जानने के लिए शिक्षण विधि कहते किस चीज को हैं। अगर सीधे शब्दों में हम जाने तो पढ़ाने का तरीका क्या है? पढ़ाने का तरीका, शिक्षण कराने की कोई टेक्निक, तरीका, ठीक है। अगर हम ऐसे इनको जाने तो ये आगमन और निगमन दो विधियां हैं। निगमन विधि दी है किसने? प्लेटो ने, और आगमन विधि किसने दी है? अरस्तु ने, ठीक है। अब ये दो जो विधियां हैं इनमें होता क्या है? आपने मैथ सभी ने पढ़ी है, 10वीं तक तो पढ़ी है ना। तो मैथ में आप जब पढ़ते थे तो किसी के स्कूल में जो हाथ खड़े करना है ना, किसी के स्कूल में ऐसा होता था जैसे आज 2 प्रश्नावली स्टार्ट होगी, उससे एक दिन पहले गुरुजी सूत्र लिखा देते थे, उस प्रश्नावली के जितने भी सूत्र थे। किस किस के स्कूल में ऐसा हुआ था? ठीक है, जिन जिन के स्कूलों में ये हुआ था, वो जो विधि थी पढ़ाने की, उस विधि का नाम था निगमन विधि। क्या नाम था? निगमन विधि। मतलब पहले सूत्र बता देते थे, फिर उसके बाद कोई भी सवाल ले आओ वो इजीली हल हो जाता था। और एक दूसरे प्रकार के जो जिनके हाथ खड़े नहीं हुए, शायद हो सकता है उनके में आगमन विधि से पढ़ाई हो, है ना। उसमें क्या होता है, पहले कोई जनरल उदाहरण लिया जाता है ना, कोई सवाल लिया जाता है, उस सवाल को हल करने लग जाता था टीचर डायरेक्ट। आपको सूत्र
नहीं पता। उस सवाल को हल करते 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 वो एक सूत्र का निर्माण कर देता था। 2-3 सवाल ऐसे लेके 2-3 सवाल लेके उनके उदाहरण, जैसे 2-3 उदाहरण लेके फिर उनसे वो ये बना देता था कि ये सूत्र इसलिए, जो सिद्ध करने वाली विधियां होती है ना, जैसे 10वीं में हमारे टाइम पे एक 6 नंबर की प्रश्नावली थी, रेखा गणित टाइप की प्रश्नावली थी। उसमें क्या होता था, जैसे एक त्रिभुज दे दिया है ना, अब ये सिद्ध करना है ये और ये बराबर है, कुछ ऐसा होता था ना, होता था ना। ठीक है, जो ये सिद्ध करने से पहले, अब 2 तरीके होते हैं। एक तो सिद्ध करते हैं, उस टाइम पे सूत्र नहीं लिख सकते हम, उस टाइम पे सूत्र हमें क्रिएट करना होता है। सूत्र को तो वो सिद्ध करवाते हैं, तो वो होता है आगमन विधि से। कौन सी विधि से? आगमन विधि से। और सूत्र बता दिया, सूत्र वो क्या है? निगमन विधि। ऐसे विभिन्न प्रकार की संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अब हिंदी में होती है कहानी विधि, हिस्ट्री में भी जिसका यूज हम कर लेते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, है ना। अब इनमें यह बात देखी जाती है, जो शिक्षक है वो विधियों का चयन कैसे करता है। कोई भी शिक्षक शिक्षण विधियों का चयन कैसे करता है? छात्रों के अनुसार, जैसा छात्र समझना चाहे उस हिसाब से। हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं उसमें कई विधियों का वो होता है समायोजन। हम जो क्लास लेते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसमें कई विधियों का समायोजन होता है, आपको पता नहीं रहता, लेकिन कई विधियों का क्या होता है? समायोजन। कई विधियां एक साथ समायोजित करके हम इनको पढ़ते हैं। हम हर बात का एक उदाहरण देते हैं ना, है ना, फिर उदाहरण देने के बाद फिर हम जो भी पढ़ा रहे हैं उस चीज को उस उदाहरण पे फिट बैठाते हैं क्या नहीं बैठाते? कौन सी विधि है? आगमन विधि है। हम पहले कोई उदाहरण ले लिया, फिर उसके बाद हम उसका कोई नियम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो विधियां होती हैं, अनेक विधियां होती हैं, इनको बोलते हैं हम शिक्षण विधियां, मतलब पढ़ाने का तरीका। एक टीचर है, उसको पढ़ाने के अधिक से अधिक तरीके आने चाहिए, अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का टीचर को क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। क्यों? जैसे हमने कोई विधि से पढ़ा, हो सकता है आपके समझ में ना आए, फिर अगर टीचर को ज्ञान ही नहीं होगा दूसरी विधि का, तो आपके समझ नहीं आएगा, तो वो दोबारा में भी उसी बात को बताएगा, दोबारा में भी उसी हिसाब से बताएगा। जब एक ही हिसाब से वो बता रहा है तो क्या दोबारा में समझ में आएगी? फिर वो 10 बार बता देगा तो भी समझ में आएगी? नहीं आएगी। खुशबू, हाँ, तो शिक्षण विधियों के बारे में पता चल गया आपको। शिक्षण विधियों का क्या होना चाहिए? ज्ञान, अधिक से अधिक। शिक्षण विधियां होती क्या है, ये बात समझ में आ गई आपको? पढ़ाने का तरीका। ठीक है, उसके बाद अगला है वेशभूषा। ये जो बात है वेशभूषा वाली, ये स्पेशली लागू होती है छोटे विद्यालयों में, मतलब उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय तक ये बात ज्यादा अच्छे से लागू होती है। अब कोचिंग सेंटर में ये बात लागू इतने हिसाब से नहीं होती, क्योंकि जो शिक्षक है उसकी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? बड़ी फॉर्मल होनी चाहिए, औपचारिक वेशभूषा होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ाते हैं ऐसे नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारी जो वेशभूषा है वो एक शिक्षक की वेशभूषा नहीं बोल सकते उसको हम। ठीक है, क्योंकि अध्यापक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? जिसको बच्चे कॉपी करें। बच्चे किसको कॉपी करते हैं? टीचर को कॉपी करते हैं ना। लेकिन आप बच्चे हो क्या? नहीं हो ना आप बच्चे, तो आप टीचर को कॉपी नहीं करते। आप टीचर की केवल गलत गलत बातों को तो कॉपी कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातों को छोड़ देते हैं। छोटे जो स्कूल होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो 5 चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ साथ जो हमने 13 गुण पढ़े थे उसमें 1-2 अपने हिसाब से भी आप अच्छे अच्छे गुण ऐड कर सकते हो, है ना। ये जरूरी नहीं है जो हमने लिखे यही हैं, जो मैंने लिखे हैं। जो हमने ये गुण लिखे थे ना 13, ये कोई किताब में नहीं लिखे थे, है ना। ये कोई किताब में नहीं लिखे थे, ये हमने हमारे हिसाब से लिखे हैं, इधर उधर से इकट्ठा करके, है ना।
जो ये नोट्स है ना, ये आप देखना कोई किताब में ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कोई भी किताब में देख लेना आप, एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिलेंगे, बहुत अंतर मिलेगा चीजों में। पता है क्यों? क्योंकि जो किताबें होती हैं वो थ्योरेटिकल बनती हैं, मैंने ऐसे नोट्स बनाए जो प्रैक्टिकली आप समझ पाए चीजों को, है ना। तो ये समझ में आ गई ना टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर की जो एटीट्यूड है कैसा होना चाहिए, समझ में आ गया? ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन, एक सेकंड में गुरुजी से बात करके आऊं।